ये सब पढ़े थे हम लोग पिछले दिन, एकावा मेजॉन थ्योरी, है ना। मेजॉन के साथ प्रोटॉन किस तरह से रहता है, ये बात पढ़े थे। नाउ हेडिंग बनाइएगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बाय विलियम क्रुक। ठीक ही ठाक लग रहा है। समझता है ये क्या बना हुआ है? डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको। इधर माइनस और इधर बैटरी लगा हुआ है। इसको क्या बोलोगे? आप लोग ये नोड कैथोड में कैसे फंस जाता है आज तक। कैथोड। और इसको क्या बोलोगे? एनोड किसको बोला जाता है? हाँ, पॉजिटिव वाला बैटरी में बड़ा से दिखाया जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सिखा दिए। देखो और सिखा देते हैं, अब से जो है ना, कभी नहीं भूलोगे। एनोड में ए है दिखाई दे रहा है, और डी दिखाई दे रहा है। ए डी ऐड, ऐड मतलब, ऐड मतलब भूल गए अब, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, है ना। ए और डी उसी में है ना एनोड में, तो ऐड मतलब पॉजिटिव। अब जब एनोड पॉजिटिव हो गया तो कैथोड अपने आप क्या निकलेगा मुंह से? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसलिए उसी को याद करना, इसको नहीं करना, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक्चुअली में ट्यूब लाइट ही है। डिस्चार्ज ट्यूब उसी को बोलते हैं, ट्यूब लाइट को। उसमें एक जंक्शन इधर कैथोड है और उधर में एनोड है, या एनोड इधर है कैथोड उधर है, दो जंक्शन रखता है। पहले ट्यूबलाइट कोई लगाया होगा गोल वाला, ट्यूबलाइट फ्रेम आता था, उसमें शीशा का एक ठो ट्यूब आता था, वो लगाया जाता था, है ना। ये सब तो अभी पूरा रेडीमेड है, नहीं लगाए थे देखा है तुम लोग। मतलब उसी को समझना है कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है। उसको यदि कभी फोड़ा होगा या फूटता हुआ मरकरी दिखाई दिया होगा तो वो भड़ाम से आवाज करता है। जानते हो क्यों? अब उसका आवाज सिंपल शीशा टूटने जैसा नहीं है, वो एक ज्यादा वॉल्यूम में आवाज करता है। होता क्या है, सब बताते हैं। और फूटने के बाद उसमें से देखना, वाइट कलर का पेंट निकलता है ना। ये ग्लास है और ग्लास के अंदर से क्या कोटिंग किया हुआ है? वाइट कलर कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब है, अंदर से वाइट कोटिंग किया हुआ है, कैथोड एनोड लगा दिए, तो इसको इग्लो कर जाएगा क्या? इग्लो कर जाएगा अभी? काहे नहीं करेगा? इसको एक वैक्यूम ट्यूब से भी जोड़ना होता है, ऐसे। किससे जोड़ दिए? वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, वैक्यूम इसमें क्या करेगा, जिसके अंदर जो गैस होगा ना, उसका प्रेशर को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। और वैक्यूम ट्यूब से इसको प्रेशर डिक्रीज कर देना है कितना, जानते हो?
1/100 ATM, 1/100 ATM कर देना है इसको, 1/100 ATM। एक ATM पे गैस रखा हुआ होगा, उसका 100वां भाग कर देना है, 1/100 ATM। तब जाकर के ये ट्यूब ग्लो कर जाता है। कैसे कैसे ग्लो करता होगा, साइंस इसके पीछे क्या है? तो ये एनोड और ये कैथोड, इसके अंदर में यहां पर कोई ना कोई गैस होगा, और गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नॉर्मली नहीं करता है। लेकिन जब हम प्रेशर घटा के 1/100 ATM करते हैं और वोल्टेज यहां से 10 के 20 के देते हैं, 10,000 से 20,000 वोल्ट प्रेशर देते हैं, प्रेशर नहीं वोल्टेज, पोटेंशियल देते हैं, तब ये डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करता है। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ था, जब तक वैक्यूम ट्यूब ना जोड़ेंगे, वैक्यूम पंप नहीं जोड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक वैक्यूम पंप नहीं जोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इससे विलियम क्रूक साहब डिस्कवर ये किए कि एट वेरी लो प्रेशर एंड एट हाई वोल्टेज द गैस आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली गैस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है यार, तुम लोग छोटा छोटा बात है, देखो ना, तार, ट्रांसफार्मर से तार, कितना नंगा नंगा तार, 10,000 20,000 30,000 33,000 वोल्ट का तार गुजरता है, 11,000 गुना 3। तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है? तो एयर से हमारे बॉडी में भी करंट फ्लो कर जाता नहीं, वो तो नंगा ही रहता, वो कहाँ इंसुलेशन में है। लेकिन गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे गैस ही है ना जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है। तो विलियम क्रूक साहब पहली बार ये फाइंड आउट किए कि एट वेरी लो प्रेशर एंड एट हाई वोल्टेज द गैस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी गैस भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है, कब? वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। द गैस, यानी विलियम क्रूक साहब का फाइंडिंग है। जल्दी से फोटो बना लीजिए आप लोग। कंक्लूजन, the gas also conduct electricity at very low pressure and at हाई वोल्टेज। इसीलिए ट्यूबलाइट भड़ाम से आवाज करता है, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर कम किया गया रहता है ना, उसके प्रेशर को कम किया रहता है। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब का एग्जांपल ट्यूबलाइट। दूसरा CRT टीवी समझते हो, जो बक्सा वाला टीवी होता था पहले, उसको CRT टीवी कहते हैं। उसका ढक्कन खोलोगे तो वो जो ऐसे दिखाई देता होगा, ऐसे ये ऐसे ऐसे रहता था, ऐसे। ये भी डिस्चार्ज ट्यूब है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन ही दिखाई देता था कैथोड रेज का, इस तरह से। टीवी में जब हीरो हीरोइन नहीं आता था तो टीवी इस तरह से शुरू करते थे, ऐसे ऐसे नहीं, झिलमिल 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 करता था। वो भी डिस्चार्ज ट्यूब ही है, ये भी डिस्चार्ज ट्यूब है। यानी कोई भी वैसा सिस्टम जो ग्लास के अंदर बंद है लो प्रेशर पे, और उसमें हाई वोल्टेज देके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्चार्ज ट्यूब। और पहली बार विलियम क्रूक साहब डिस्कवर किए कि गैस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। और यही डिस्चार्ज ट्यूब पहले बना तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। बनाइए फोटो जल्दी से, तुम तो बना लिया है लगता है जी।
मतलब तुम स्कूल भी जाएगा, तुम वीडियो भी देखेगा, कोचिंग भी करेगा, ऐसे ही एक रैंक नहीं आता है, ऐसे ही टॉप नहीं करता है कोई। आगे वीडियो देख करके लिख भी दिया, कितना लिख दिया। अच्छा। केमिकल बॉन्डिंग देख लीजिए, आपके स्कूल में एग्जामिनेशन होने वाला है वो। हाँ, वो जो लोन पेयर वाला जो कंसेप्ट पूछ रही थी आप, उसमें सब डिटेल में है पूरा। तो जो जरूरत जब पड़े उसी को क्लिक करो ना, सब में तो लिखा हुआ है। DVD, DPP। वो अकेले में पूछना हमसे, हम समझेंगे तब ना। द गैस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। भाई कौन कहे? नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है क्या गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, आप बिल्कुल मना कर जाइएगा नहीं करेगा। क्या कभी नहीं करेगा? तब नहीं बोलिएगा रुकिए, अब यहां पर एक बात कहनी है। जब प्रेशर हम 1/100 ATM कर देंगे और वोल्टेज को वेरी हाई करेंगे तो गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। क्यों करेगा हम समझाएंगे, 2 क्लास में वो समझ आएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किया। स्कूल एग्जामिनेशन वाले लोग मेरा सब जो है ना वो प्ले लिस्ट बना हुआ यूट्यूब चैनल पे, जो थोड़ा ज़रूरत पड़ता है तो उसको देखिए, टॉपिक देख करके अपना देख लीजिए, है ना। अब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हाइजेनबर्ग का ज़रूरत पड़ा है तो हाइजेनबर्ग लिखा हुआ है उसमें। इसलिए सारे टॉपिक में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं, हम हाइजेनबर्ग लिख दिया, डी ब्रॉगली लिख दिए। बहुत सवाल इसके मन में आता रहता है। 13 और 14 में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनाएगा वो? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, है ना। अब देखिए वहां पे चॉइस है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। अब जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ एनर्जी पे काम होता है ना, वो करता है एटम, एनर्जी जिसमें कम लगे, इसीलिए शेयरिंग होता है। बना दिए बड़े बड़े। बस इसमें एक लाइन, और ये भी एक क्वेश्चन के रूप में आईटी मेडिकल नीट में नहीं आने जा रहा है, एक ऑप्शन के रूप में आएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट में एक जगह कहीं पे लिखा रहेगा कि द गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। मतलब एक क्वेश्चन तो होता ही है, एक क्वेश्चन है एक ऑप्शन। और जब तक मेडिकल आईटी में ऑप्शन पे नहीं काम करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता, उसमें ऑप्शन ही टफ होता है। एक ऑप्शन 2 साल आप अभी तत्कालिक देख लेंगे नीट का क्वेश्चन पेपर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल हो रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल रहे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी रहे, प्रोटॉन की डिस्कवरी रहे, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट रहे, ये 4 चीज वो एक एक क्वेश्चन में देख लेता है ऑप्शन लिख के। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, 4 बात लिख दिया है 4 जगह से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन भाई साहब किए थे? बताइए फिर से सब बोलो ना रे, तुम लोग काहे चुप रहता है? जे थॉमसन, ये कौन नहीं जानेगा, ये बच्चा बच्चा जानता है। जे थॉमसन, है ना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन की? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन किया? जे थॉमसन। ये सब कभी तुमको नहीं जानना होगा बाबू, ऐसा नहीं होगा। जब तक सांस है तब तक जानना है, मतलब जब तक पढ़ाई वाले फील्ड में हो।
हम्म। यूपीएससी करने में, यूपीएससी का जीके जीएस मैनेज करेगी कैसे? और उसके बाद भी काम आएगा। एक्सरे जैसी से बनता है। कैथोड रेज ही एक्सरे बनता है। तो जब तक ये सब बेसिक्स नहीं जानेंगे तब तक एक तो एक्सरे मैन भी डॉक्टर साहब को बुड़बक बना देगा, कहेगा क्या सर। क्योंकि वो तो सिर्फ यही पढ़ा ना, तुम तो बहुत पढ़ी। और वो एक्सरे खाली पढ़ा, एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट वाला जो है, मतलब नहीं वो डिप्लोमा वाला सब, तो यही सिर्फ पढ़ते रहेगा कैसे होता है। तो माइनस प्लस जानकारी कभी काम नहीं आता है। प्रेशर कितना कर दें? 1/100 एटीएम। यदि प्रेशर उतना नहीं किया रहेगा ना और वैक्यूम पंप से लाइन लगा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, पहले बता दें हम। ये कैथोड और ये एनोड, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने से समझ जाएंगे। इधर में एक स्क्रीन लगा रहे हैं इस बार ऐसे, ठीक है, स्क्रीन पूरे में नहीं लगाए हैं। पिछले फोटो में इसलिए नहीं था कि वो पूरा ट्यूब ही रंगा हुआ था, इस पर रंगा हुआ सिर्फ इतना ही दूर है। इसको बोलते हैं जेडेनएस स्क्रीन, जेडेनएस जिंक सल्फाइड स्क्रीन। सुनिएगा, वोल्टेज कितना देना है? 10,000 से 20,000 वोल्ट। बोलो, बोलने के लिए इसलिए बोलते हैं ना कि माइंड थोड़ा मेरे तरफ आएगा, इसलिए कम्युनिकेशन करना होता है। 10,000 से, और प्रेशर जे थॉमसन साहब क्या देख रहे हैं कि जो स्क्रीन लगाए हैं एनोड से पीछे, उसमें सिंसिलेशन दिखाई दे रहा है, या फिर ग्रीनिश ग्लो दिखाई दे रहा है, या फिर इसको फास्फोरेसेंस भी कहते हैं। 3 नाम बोले हैं अभी, किसको किसको पल्ले पड़ा, क्या क्या बोले? जे थॉमसन साहब को एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज जो स्क्रीन लगाए हैं एनोड से पीछे, उस पे सिंसिलेशन दिखाई दिया, या फास्फोरेसेंस दिखाई पड़ा, या फिर ग्रीनिश ग्लो दिखाई पड़ा। तीनों दिखाई पड़ा, तीनों तीनों एक ही बात को कहते हैं, ठीक है। ये चीजें क्या होती है ये पूछ रहे थे। देखो ये जो बूंदा बूंदी चमक रहा होगा ना दूर से, इसको सिंसिलेशन कहते हैं। अभी वाला जो टीवी, ये वाला टीवी जब नहीं कुछ बजेगा तो देखना एक अलग तरह का चमक के साथ ये स्टार्ट होता है ना, इसका चमक अलग तरह का है, दूर से भी समझ आएगा, लगता है टीवी चल रहा है वहां पे। उसको कहते हैं ग्रीनिश ग्लो, और ये केमिस्ट्री का फेनोमेनन है, फास्फोरेसेंस कहा जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं, लेकिन जे थॉमसन साहब को यहां पहले क्या मिल रहा है? ग्रीनिश ग्लो। ये सोचे कि कोई अपोजिट साइड से चल के रेज इस पे पड़ रहा है, किस पे? स्क्रीन पे। इसी वजह से यहां पे सिंसिलेशन दिखाई दिया। तो सामने में कौन सा चीज दिखाई दे रहा है? इन कैथोड। तो बोले ना कि कैथोड के तरफ से कोई रेज आता है और स्क्रीन पे इंसिडेंस हो जाता है, और ये रेज इनविजिबल है। और रेज कैसा है? इनविजिबल। इस रेज को हम कहते हैं कैथोड रेज। तो जे थॉमसन साहब के एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। 3 बात एक्सपेरिमेंट में, एक तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप, दूसरा ऑब्जर्वेशन, और तीसरा कंक्लूजन। तो ऑब्जर्वेशन, सेटअप तो दिखाई दे रहा है, अब इसमें न लेना है कि डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, बैटरी तैटरी लगाएंगे, ये सब कुछ नहीं है ना। ये बैटरी समझ रहा है ना, आजकल देख रहे हैं सर लोग, अब वो पूरा का पूरा बैटरी लगा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे डब्बा बना दे के प्लस माइनस दिखा रहे हैं। ये बैटरी तो समझ में आता ही होगा।
अब देखिए, ऑब्जर्वेशन है कि एट वेरी लो प्रेशर एंड एट हाई वोल्टेज देयर आर ग्रीनिश ग्लो और scintillation or phosphorescence observed on the zinc sulfide screen placed behind the anode. behind the anode लिखे यार, दिक्कत नहीं ना किन्हीं को, ठीक है। कंक्लूजन, some of the invisible rays coming from the side of cathode incidence on the screen which produces greenish glow. Since the rays coming from the side of cathode it called as cathode rays. कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। इनविजिबल रे समझ में आता है, इनविजिबल रे देखो यही वाला है, ये देखिए यहां से यहां कोई रेज गया होगा तभी ना बंद हुआ, देखिए फिर चालू हो गया, तो इनविजिबल रेज पता कहाँ चलेगा, रास्ता में दिखाई दे रहा है कोई रेज जा रहा है उस पर, तो इनविजिबल रेज ऐसा ही है ना, ये यहाँ पर कुछ दिखाई उखाई नहीं पड़ना है, लिखो। हाँ बोलो, डाउट पूछते रहना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जो डाउट है तुम पूछो। ऑब्जर्वेशन, लिखिए, at very low pressure and at high voltage the screen placed behind the anode produces greenish glow or scintillation or phosphorescence. Conclusion,
some of the invisible rays coming from the side of cathode and incidence on the screen placed behind the anode and produces scintillation. Since the rays coming from the side of, देखो कमिंग फ्रॉम द कैथोड हम नहीं बोल रहे हैं, हम कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड बोल रहे हैं, कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड एंड नोन एज कौन सा रेज, कैथोड रेज। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन से एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि आगे एनोड रेज एक्सपेरिमेंट भी होगा, तो ऑप्शन में ये सब ऑप्शन से रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से रिलेट करता है। जल्दी लिख दिया, कोई दिक्कत, ये दो बात में कोई दिक्कत। रदरफोर्ड नहीं, जे थॉमसन साहब का एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, लेकिन अब कोई लिखने के लिए कहेगा नहीं, है ना, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आता है। समझ आ गया है आपको, ये आपके मेमोरी के लिए है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छे से समझने के लिए है, ये कोई पूछता नहीं है। स्टेटमेंट ऑप्शंस में आपको कंपटीशन में दिखाई दे सकता है, ऑप्शंस में, ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा पहले का है ना, नाइन्थ। अब ये बातें नाइन्थ में समझ कम आया होगा, इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि यहीं पे समझाना है। तो हम इन लोग को पढ़ाना पड़ता है 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, 11वां 12वां तो तुम लोग है ये 13 14 पढ़ाते हैं, इसलिए कि वो IIT मेडिकल के लायक हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप। और 9 से शुरू करना है ताकि सब कुछ समझ आ जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, देखो एक फोटो में 3 प्रॉपर्टी समझाने वाले हैं, ठीक है, फोटो बनाएंगे हम, बिना डिस्चार्ज ट्यूब का फोटो गलत होगा, इसलिए ऐसे कर दीजिएगा। कैथोड एनोड लगेगा,
माइनस प्लस भी बनेगा और इधर में स्क्रीन भी लगेगा। सुनो, कुछ बोलना है आपसे। यहां पे एक इस तरह का मान लो कि स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे ऐसे, लाइट पैडल बोलते हैं इसको। फिरकी, मेला में, अभी रक्षाबंधन में मेला लगेगा घर में, वहाँ ये ऐसा वाला कागज का बना करके बेचता है लोग, ऐसे घूमते रहता है, हवा चलता है तो वो घूमता है ना। हमारे गांव में लगता है मेला, इसलिए हम बताए। ये देखो, वहां पर ये ऑब्जेक्ट रख दिए, यहां स्क्रीन है, यहां पे इसका शैडो दिखाई दे रहा है इस तरह से, इस तरह से यहां पे शैडो बन गया। कहां पे शैडो बन गया? स्क्रीन पे। इसका क्या मतलब है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ कैथोड रेज। इसका मतलब है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। किसी भी रेज के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे और उसके वजह से शैडो बन जाए। आप लोग भी चलते होंगे रास्ते में, आप देखते होंगे पीछे से कोई पीछा कर रहा है, देखिए मेरे पीछे खड़ा है शैडो है ना, एक तो है, होगा ही। लाइट बीम, ये कहने का मतलब है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो कैथोड रेज इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये पहली प्रॉपर्टीज है, सुनते रहिएगा। अभी आइए सुनिए, एकदम ऐसे समझिए सब बात ना कि कोई मिले तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि भाई इतना ही था। ये सब आपके नॉलेज पावर ही है। ये जो लाइट पैडल है ये घूमेगा ऐसे, ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, जैसे वो मेला में फिरकी घूम रहा है, कागज वाला जो बना के, वो नहीं, डंडा में कागज रहता है, कागज घूमता रहता है ऐसे। क्यों घूमेगा ये? क्यों घूमेगा बता रही हो क्या तुम? हाँ, ये देखिए, इसलिए घूमेगा कि इधर से कौन सा रेज आ रहा है? कैथोड रेज। वो तो इनविजिबल है, वो आएगा और इसको धक्का देगा। तो जब इसको धक्का देगा, ये लाइट पेडल है, ये हवा में घूमता है, तो ये ऐसा रोटेट करने लग जा रहा है, तभी तो घूम रहा है। इससे साइंटिस्ट कौन साहब? थॉमसन साहब कहे कि कैथोड रेज में मटेरियल पार्टिकल है, कोई मास वाला पार्टिकल है जिसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, और इसी काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर हो जाने की वजह से लाइट पेडल मूव करता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², तो मास है उसमें, तब तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किया। मोमेंटम ट्रांसफर कोई कर देगा, जैसे आप खड़ा है, पीछे से दोस्त आया, बड़ी खुश होकर के धक्का देके चल गया, दौड़ते आया था, तो क्या होगा? आप खड़ा रहेंगे, आप गिर जाएंगे, इधर फिर उसके साथ दौड़ने लग जाएंगे, तब तो ठीक है। क्या ट्रांसफर किया? वो आपके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किया, आपके बॉडी में वो मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, बस इतना ही सा है। कैथोड रेज में मोमेंटम है या काइनेटिक एनर्जी जो लाइट पेडल को ट्रांसफर कर देता है, इसके वजह से ये लाइट पेडल घूमने लगता है। दो प्रॉपर्टी हुआ। तीसरी प्रॉपर्टीज में, यदि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तब ये कैथोड रेज ट्रेवल कर जाता है सब के सब नेगेटिव प्लेट के तरफ। इसका मतलब है कि कैथोड रेज में जो मटेरियल पार्टिकल है ना, वो नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गया। बाद में जो कैथोड रेज के में जो मटेरियल पार्टिकल है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, उसी को जे थॉमसन साहब इलेक्ट्रॉन बताए
कि ये जो कैथोड रेज में जो पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्लियर है, तीनों फेनोमेनल प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो अब लिख देते हैं, ये फोटो बना दीजिएगा, ये तीन प्रॉपर्टी आपको दिखा दीजिएगा। पहला शैडो बन रहा है, दूसरा इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, और तीसरा पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गया। पहला प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों बोलेंगे ऐसा, सिंस दे कास्ट shadow of an object placed in the path in their path, placed in their path। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ कैथोड रेज। ये जो सीधा चलता है ना कोई रेज, उसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। दूसरा, कैथोड रेज कैरी some material particle as light paddle placed in the path of cathode rays turn और मूव, है ना। कैथोड रेज कैरी सम मटेरियल पार्टिकल, कैथोड रेज में कुछ मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। क्यों, एज लाइट पेडल प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज टर्न। ये थोड़ा टूटा फूटा लैंग्वेज लिख दिया, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है आप लोग को, कैथोड रेज कैरी सम मटेरियल पार्टिकल। क्यों, तो एज लाइट पैडल प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज टर्न। एक्चुअली इट occurs ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम फ्रॉम कैथोड रेज टू लाइट पैडल। लिखिए ना, मोबाइल और टैबलेट तो खरीदाया होगा तुम लोगों को पढ़ने के लिए ही ना यार। पहला जो काम मिला होगा कि पापा मोबाइल खरीदेंगे, किस लिए, क्योंकि उस पर पढ़ाई होता है। अब आप बताइए कि पढ़ाई हो रहा है,
ये देखिए तो पूरा पढ़ ही के आ गया, लिख के आ गया। आर्यन भी पढ़ता है ऑनलाइन। बाकी इतना सब लोग भी पढ़िए, सब यूजफुल चीज है उस पे। भले नोटिफिकेशन के पीछे भाग के इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन उसको कम कीजिए, वो डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। यही साल 2 साल है यार पढ़ने के लिए। लिखिए, 2 प्रॉपर्टी बता दिया, तीसरा बता देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट है, द मटेरियल पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। केनाल रेज नहीं, इसी में नंबर कम आएगा ना, सब इधर उधर कंफ्यूज कर जाएगा। एनोड रेज को कहते हैं केनाल रेज, ये तो सिर्फ कैथोड रेज ही है। यही सब वजह है। तीसरा, द मटेरियल पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज the material particle of cathode rays carry negative charge as it deflected towards positive plate of electric field। लिख दिया, द मटेरियल पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज कैरी, क्या कैरी, निगेटिव चार्ज। चौथी बात अब आगे की प्रॉपर्टीज में देखो, ये कोई ना कोई मेटेलिक रड होगा, नहीं, प्लेटिनम का रड रहता है या कार्बन ग्रेफाइट का रड रहता है। तो ये जो भी कैथोड रेज था, इसको पार करके यानी पेनिट्रेट करके ना उधर गया स्क्रीन की तरफ। इसका मतलब कैथोड रेज में पेनिट्रेशन पावर होता है, कैथोड रेज में पेनिट्रेशन पावर होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज लिख रहा था क्या? अरे इतना देर से लिख रहा है भाई, देखो देखो देखो, जल्दी लिखो। कैथोड रेज को पेनिट्रेशन पावर होता है। कैथोड रेज को कैथोड रेज को पेनिट्रेशन पावर होता है।
मतलब वो मेटालिक प्लेट को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ सकता है। कैथोड रेज हैज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब हिंदी में देखो बोलते हैं इसको भेदन क्षमता। भेद करने की क्षमता होती है, यानी छेद करने की क्षमता होता है। पेनिट्रेशन पावर, बॉडी में पेनिट्रेशन पावर रहता है तब ना एक्सरे फोटो खींच के ले आता है। मसल्स में घुस जाता है कि ना घुस जाता है। तो अगला टॉपिक मेरा वही है, पांचवा। लेकिन ये जे थॉमसन साहब नहीं किए थे, ये रॉटेंजन साहब किए हैं। जानते हैं क्या? ये देखो ऐसे एक हैवी मेटालिक प्लेट लगाएं। क्या लगाए हैं? और इस पर डाले एक कैथोड रेज। मतलब ऐसा अरेंजमेंट किया इन्होंने कि कैथोड रेज जा करके इस हैवी मेटालिक प्लेट पे इंसिडेंस हो, तो रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज बना, उसी रेज का नाम पड़ा है एक्स रेज। यानी इस पे पड़ा कैथोड रेज और लौटा तो उसको क्या बोले हैं? एक्स रेज। ये कौन सा मेटल का प्लेट है? मॉलिब्डेनम, एमओ, मॉलिब्डेनम। हैवी मेटालिक प्लेट, HEAV बाई। हैवी मेटल, मॉलिब्डेनम हैवी मेटल। कैथोड रेज इंसिडेंस किया, रिफ्लेक्शन के बाद एक्स रेज। किसका? कुछ नहीं, एक्स मतलब अननोन। इसका जिसका कुछ नहीं बनाया वही तो एक्स कहलाता है। अननोन आज तक अननोन ही है। इसका नाम एक्स रेज ही है आज तक, मतलब अननोन रेज ही आज तक नाम है। ये डिस्कवरी किए हैं रॉटेंजन साहब। ये सब याद रखिएगा जी। ये जो नाम लिख दिए, मतलब ये लिख दिए साइंस स्ट्रीम के लिए भी नहीं, IIT मेडिकल में नहीं आएगा, सिपाही बनने में आएगा, दरोगा बनने में आएगा। BPSC का जब PT होगा तब बातें होगी उनके कि एक्सरे कौन डिस्कवर किया है ना। अब एक्सरे का मशीन सेटअप करना समझ में आ रहा होगा। कैथोड रेज डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट करके निकाल देंगे। ऐसा सेटअप करेंगे कि वो रेज को एक हैवी मेटालिक प्लेट पे पड़वा दें और इसके बाद यहाँ पे बॉडी किसी आदमी को खड़ा कर दें। अब जिसका एक्सरे लेना है, जिस भी ऑर्गन का, वहाँ पे एक्सरे पेनिट्रेट करेगा और फोटो खींच के आएगा। इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बोन को पेनिट्रेट कर दे। इसलिए हड्डी का जब बात आता है कि अंदर में कुछ हो गया, तो एक्सरे से काम नहीं चलेगा, फिर कहेगा MRI कराइए, है ना। एक्सरे से काम नहीं होगा, ये एक्सरे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। मतलब वहाँ पे जो चित्र है, वहाँ पे जो इमेज बनेगा उसको ये दिखा नहीं पाएगा। पेनिट्रेशन पावर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता कि बोन को भी पेनिट्रेट कर दे, ऐसा नहीं होता। व्हेन कैथोड रेज incidence on heavy metallic plate like molybdenum, MO, after reflection the reflected rays known as
एक्स-रेज डिस्कवर बाय रोटेंजन, डिस्कवर बाय रोटेंजन। लिखूं जल्दी से, सोचना क्या है? भाई साहब के बॉडी का एक्सरे हो जाएगा। देखिए फोटो बना दिए, गर्दने में घुस जाएगा लगता है एक्सरे से। जल्दी 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 जल्दी। प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ा देनी है हमें आज, लेकिन थोड़ा सा मामला यहाँ स्पेसिफिक चार्ज का बनेगा, चार्ज का बनेगा। हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर प्रॉपर्टीज। कैथोड रेज को आयोनाइजिंग पावर होता है, आयोनाइजेशन पावर होता है, चूंकि इसमें चार्ज होता है। कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज होता है, तो किसी गैस से गुजरेगा ये, तो बोलते हैं गैस को आयन आयन में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज आयोनाइज कर देगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला है, किसी में यदि इंटर कर जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन कोई बड़का बात है जी, तुम लोग छठा क्लास में पढ़ा था, इन लोग इलेक्ट्रॉन को फील ही नहीं कर पाता है। ऐसे ऐसे करके ना 10 20 50 बार ऐसे करके रगड़ दें तो 1 2 हज़ार इलेक्ट्रॉन झड़ गया होगा। ये सब समझता है। जैसे सर लोग बताए होंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बताए ये थे कि जब कंघी करेगा बाल में और कंघी को फिर बीट्स ऑफ पेपर के पास ले आएगा, तो बीट्स ऑफ पेपर को वो कंघी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, सटा लेगा अपने में। कैसे हो रहा है ये? कंघी और बाल में फ्रिक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आ गया है कॉम्ब पे, जिससे वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन निकला कहीं से और कहीं गया ना, ट्रांसफर हुआ ना। तो वही बात तो कह रहे हैं कि इसको पूरा रगड़ेंगे तो एक गो से इलेक्ट्रॉन झड़ के 10 गो इसमें आएगा। माइक्रोस्कोपिक होता है, इसलिए आपको दिखने का कोई सवाल है नहीं। एटम ही माइक्रोस्कोपिक है, ये तो उसके अंदर होता है। तो कैथोड रेज हैज ionizing power, that is ionizes the gas through which it pass, ionizes the gas through which it pass।
लिख दिए। कैथोड रेज हैज आयोनाइजेशन पावर, दैट इज आयोनाइज द गैस थ्रू विच इट पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सातवां, a specific charge on the cathode rays is constant and it is independent from the nature of gas taken inside the discharge tube, है ना। A specific charge on the cathode ray is constant and it is independent from the nature of gas taken inside the discharge tube. स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेज का क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया है। गैस कोई भी लीजिएगा, स्पेसिफिक चार्ज सेम आएगा। अब इस सब प्रॉपर्टीज का कंक्लूजन क्या निकला? द मटेरियल पार्टिकल which consist the cathode rays carry negative charge and called as cathode rays, called as electron. The material particle which consists the cathode rays carry negative charge and called as electron. ठीक है। Material particle which consists the cathode rays carry negative charge और कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज में जो पार्टिकल था ना, उसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसमें एक नया शब्द आया है, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज तो समझते हैं, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको पढ़े। हाँ, चार्ज अपॉन मास रेशियो। हाँ बोलो, लिखो तो क्या कहता है, देखते हैं, सब लिख लेता है। तुम लिख लिया? तो
a specific charge. देखिए द रेशियो ऑफ, ऐसे आप लोग पढ़ो, हाँ ठीक है, द रेशियो ऑफ चार्ज to that of mass of a substance known as a specific charge. The ratio of charge to that of mass. चार्ज और मास के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेसिफिक चार्ज। यानी स्पेसिफिक चार्ज बराबर Q बाई एम, या Q को बाबू यहां पर E लिखते हैं, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, तो E बाई एम रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। जहां E या Q क्या है? चार्ज, और M मास। और इसका यूनिट क्या होगा स्पेसिफिक चार्ज का? कूलम पर केजी। कूलम पर केजी, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। जब स्पेसिफिक चार्ज जे थॉमसन साहब कैलकुलेट किए इलेक्ट्रॉन का, तो ये कैलकुलेट हुआ, कितना कैलकुलेट हुआ स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज on electron is 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। जे थॉमसन साहब को एक अच्छा विडंबना है ये, स्पेसिफिक चार्ज पता चल गया था लेकिन चार्ज नहीं पता चला था, है ना? जब कहेगा जे थॉमसन साहब क्या स्पेसिफिक चार्ज बताए थे कि चार्ज बताए थे? तो स्पेसिफिक चार्ज बताया था, चार्ज के बारे में इनको कोई पता नहीं था। स्पेसिफिक चार्ज पता लग गया, चार्ज पता नहीं लगा, यानी कि E बाई एम एक साथ निकल गया। चार्ज को खोजने के लिए एक अलग साइंटिस्ट थे। अब ये थ्योरी खत्म हो गया जे थॉमसन साहब का। मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। मिलिकन साहब चार्ज डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन डिस्कवर किए? और थोड़ा फिजिक्स वाले सर थे, है ना, फिजिक्स वाले साइंटिस्ट थे। इन लोग जे थॉमसन और आगे गोल्डस्टीन आएंगे, रदरफोर्ड आएंगे, इन लोग नहीं कैलकुलेट किए हैं चार्ज। चार्ज मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला। लिखिए जल्दी से, लिखिए 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 लिखिए। हो गया? अरे वाह, मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट लिखना है। मिलिकन्स वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। आपके एनसीईआरटी में देखते हो बगल के पेज में कोना में लाल रंग से रंग देता है, नहीं, बक्सा बना बना के रंग रंग के लिखते रहता है, वहीं पे लिखा हुआ है ना, मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।
मिलिगन साहब में, बाबू इधर देखना, थोड़ा अभी लिखना मत, थोड़ा समझाना इसको पड़ता है। पढ़ो तो नाम एक बार, क्या लिखा हुआ है नाम? कौन ड्रॉप? काहे का ड्रॉप? ऑयल क्या करेगा यहाँ पे? अभी अभी बाल में कंघी करवाए थे, करवाए थे ना। अब बाल में पहले ऑयल कर दीजिए और उसके बाद कंघी कीजिए, तो ऑयल में इलेक्ट्रॉन सटा हुआ रहेगा या ना रहेगा? अभी बाल में कंघी किए तो कंघी में चार्ज आया था ना, चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन ही आया ना, कोई प्रोटॉन के बेस से थोड़े ना चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज बॉडी है, किसी से निकला किसी में गया। वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, तो वाइल है उसमें अब क्या आ गया है? इलेक्ट्रॉन, वाइल में स्टिक हो गया है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नाम रखे हैं ये वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तेल ही है वाइल का मतलब, दूसरा और वाइल कुछ ना है। तो ये एक ड्रॉप है, एक्चुअली में क्या है इसको सुनिए। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मानिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दो तार यहां से कहीं से खोल करके एक हाथ में ये तार, एक हाथ में ये तार पकड़ लें। नहीं, दो तार देखते ना हमेशा, कहीं से कहीं जाएगा तो दो तार जाएगा, तो उसमें से एक तार ही हाथ में रख लें, एक ही हाथ में रख लें, और कहेंगे छू, तो अब छू, कोई दूसरा कोई नहीं छुएगा, काहे? क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया है। नहीं, यही तो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तार है, एगो पॉजिटिव और एगो नेगेटिव। वहां देखिए प्लग में दो छेद अगल बगल में, एगो पॉजिटिव में जुड़ा होगा, एगो नेगेटिव में, पीछे से तार होगा जंक्शन बना करके। इसी तरह का है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यानी यहां पे वाइल स्प्रिंकल कर दिए, ऐसे समझना है, किसी मशीन से, अब हाथ से थोड़े छीटे होंगे, क्या कर दिए? वाइल स्प्रिंकल कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब वाइल यानी तेल वाला बूंद में इलेक्ट्रॉन सटा हुआ है, जब ये यहां पे आया ना, तो मिलिकन साहब को दिख रहा है कि सब लटक गया, हैंग कर गया, कोई नीचे नहीं गिर रहा है ना। जैसे लटक के आए थे, वो अंतरिक्ष में जाने वाला आदमी एक ठो भी आए थे ना, कोई लटक के हवा में तो ऐसे ही तैरता रहता है सब, वैसे ही वो तैर रहा था इलेक्ट्रॉन्स। तो बोले ये ऐसे कैसे? तो नीचे तो फोर्स लगेगा ना, न्यूटन साहब का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, mg, और इस mg को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, अब पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? तो यहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसका मैग्नीट्यूड E और E है। इसको मान लेना, E कहां से आया? E हम ही लाए, है ना। ये जब मन में आएगा ये कहां से आया, तो बोले सर लाए थे। ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है, E इंटू E, है ना। जैसे ही M इंटू जी, तुम लोग जानता है, इसलिए ये कॉमन लग रहा है, ये अभी नहीं जानता, ये 12th में जानेगा तो ये भी कॉमन लगेगा। E है वहां पे चार्ज, और एक ठो E है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि यहाँ पे वाइल ड्रॉप है और ये लटक रहा है, गिर नहीं रहा है, इसका मतलब इसका mg को कोई ना कोई फोर्स क्या किया है? बैलेंस कर दिया है। जितना फोर्स से नीचे गिरता है, कोई ऊपर टांग लिया है। ठीक है, अब यहां पर E को हम क्या बताएं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स, ऑब्वियस अट्रैक्शन ही है। ठीक है, जहां पर E बराबर चार्ज है और
ई जो बड़ा वाला है इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। और mg को आप जानते हो, क्या बोलोगे इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखेंगे? सिंस सिंस since while drop a stick with electron hang in the electric field, hang in the electric field, the electrostatic force of the gravitational force of attraction gravitational force of attraction is balanced by electrostatic force, that is E बराबर mg, E बराबर mg। बाबू थोड़ा सा देख लो ना, E बाई एम बराबर क्या होगा, अभी देखो ना, फिर हम समय देते हैं, लिख लेना। E बाई एम बराबर G बाई E। देखो यही था वो E बाई एम, है ना? E बाई एम बराबर G बाई E। तो E बाई एम बराबर कितना आया? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी लिखे। इलेक्ट्रॉन का मास मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम के डिवाइस से मेजर होगा, है ना? मास स्पेक्ट्रोमीटर से इलेक्ट्रॉन का मास कितना, कल लिखवा के भेजे, इंटू 10⁻31 केजी। तो इलेक्ट्रॉन का मास यहां पुट कर देते हैं, ई निकलेगा कि ना निकलेगा? क्या? अच्छा, ये जो आया होगा ई बाई एम टोटल, वो जी और ई है। तो जी तो तुम लोग जानता है 9.8 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिलिगन साहब को तो पता ही है ना, कि हम कितना फील्ड कर लिए हैं। हम तार लेके खड़ा रहेंगे तो 5 एम्पियर वाला है कि 10 एम्पियर वाला है, कि एकदम एसी वाला मोटका तार लेके खड़ा है, तो हमको पता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसी हिसाब से बनेगा। तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आया है। अब E बाई एम, तो E बाई एम 9.1 इंटू 10⁻³ बराबर 1.75 इंटू 10⁻11। देन E बराबर 9.1 इंटू 10⁻³ गुना 1.75 इंटू 10⁻11। देखिएगा मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। बताइए ये चार्ज कहाँ से आया था, कौन से एक्सपेरिमेंट से आया था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये बता दिए हम आपको।
लिख दिया। अब देखो मेलिकन साहब, या अब तो तुम ही देख सकते हो, ये वाइल ड्रॉप पे एगो इलेक्ट्रॉन हैंग होगा तब चार्ज इतना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में आएगा, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज, so it is actually -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक फार्मूला पढ़ रहा होगा तुम लोग 9 से, Q बराबर एन ई, चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्यों पढ़ रहा था, यही यहीं से पढ़ रहा था। एक इलेक्ट्रॉन है तो कितना कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दो इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका 2 गुना। इसके बीच में कोई चार्ज आएगा क्या, 1.5 इलेक्ट्रॉन होता है क्या, 1.5 इलेक्ट्रॉन होता है क्या, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्याएं तो होगी 1, अदरवाइज होगी 2, और नहीं तो होगी 3। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा उसका फॉर्मूला बनाना होगा Q बराबर N इंटू ई, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें हो गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बीच में कोई चार्ज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिखिए, फिर वो लिख देते हैं। बहुत पढ़ाना रहता है और बहुत समझना आपको भी रहता है ना। चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, कुछ दिखाई दे रहा है सबको, नहीं बड़े। तुम लिख ले, अरे वाह। देख रहे हो जी, तुम लोग को बताना चाह रहे हैं, लोग स्कूल भी जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिर यूं आगे पढ़ लेता है। और खाली जो यहाँ आगे पढ़ता है उसको बताते हैं, एक ऑप्शन तो तुम्हारे पास रहता ही है ना ऑनलाइन वाला, क्यों नहीं पढ़ता है, वो कोनो छीन लेगा, तो ऑनलाइन है। पढ़ने के फेर में रहना पड़ेगा और बोरिंग लगेगा, वैसे बढ़िया 1-2 फेरा गेमें खेल लें। रात में 11 बजेगा तो एक ठो उधर से कहेगा मोबाइल पे, क्या तुम मेरे साथ लूडो खेलोगे? 20 रुपए लगाओ, और उसके चक्कर में पड़ जाओगे। अच्छा 20 रुपये लगा देते हैं, पढ़ यूँ रहे हैं तो खाली पैसे कमाने के लिए ना, आज है भोरे होते होते करोड़पति हो जाएंगे। मालूम चलेगा बाबूजी के अकाउंट से 1,000 रुपये 20 रुपये करते करते खत्म कर दिए। चूंकि आपकी तैयारी वही सॉफ्टवेयर बनाने वाला है जो बना के खिला रहा है। बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर बना करके और गेम ऑपरेट कर रहा है। आप 20 रुपये लगाइए, 10 रुपये लगाइए, पहले फ्री में खेल लीजिए, फिर धीरे धीरे आपका पैसा ले लेता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही काम है वो, कोई दूसरा थोड़े किया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
Q बराबर N इंटू ई। क्यों है ये फॉर्मूला समझ आया है आज? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का वैल्यू तो फिक्स ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखना माइनस ने लिखेंगे तो तुम लोग ऐसा नहीं सोचना कि वो गलती लिखल है, इधर माइनस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन इधर पहले दे दिए तो खाली मैंने चूट लिखा हुआ है, अदरवाइज यदि इधर नहीं लिखते तो माइनस लिखिएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो कहा जाता है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बीच में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, और बीच में जो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता उसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जो कुछ भी फिक्स्ड अमाउंट से बढ़े उसको क्वांटाइज्ड वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिल्ली का टैक्सी फेयर क्वांटाइज्ड है, एक एग्जांपल दिए, जैसे वहां टैक्सी में बैठिए यूनिट चालू कर देता है ना, अब टेम्पू वाला भी यूनिट चालू कर देता है, यहां भी किया था। तो एक यूनिट उस पे उठेगा, मान लो कि 1 किलोमीटर चले तो 1 यूनिट उठ गया, 15 रुपया चार्ज करेगा। तो 2 यूनिट उठेगा तब कितना? अब 2 यूनिट उठेगा 1 किलोमीटर चलने के बाद तुरंत ही 1000 मीटर हुआ, कोई 1100 मीटर चला तब कितना पैसा देगा वो? 15 में काम चल जाएगा कि 30 देना पड़ेगा? काहे कि वो उसका मीटर जो मशीन लगाया वो क्वांटाइज्ड है, वो जैसे ही 1000 के बाद 0.1 किलोमीटर भी चल जाएगा तो 2 यूनिट लिख देगा वहां पे और तुमसे मांगेगा 30 रुपया। हम लोग बिहार वाले हैं, पकड़ के यहाँ तक वो छोड़ देता है, यहाँ तक लाने का जरूरत क्या था? वहां उतरते तो तू 15 लेगा, यहाँ उतरेंगे तो 30 लेगा, तू 4 झापड़ दे दी लगा कि मीटर उटर कमाड़ के रख। नहीं, यहाँ ऐसे ही होता है। क्वांटाइज का मतलब एक्चुअली में वही है, 1 2 3 तो 1.1 बीच उसमें नहीं आएगा, वो 1 के बाद 2 ही आएगा, इसी को कहते हैं क्वांटाइज। वहां दिल्ली का मीटर क्वांटाइज है, वहां सीधा ड्राइवर ये बोलेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, यूनिट उठ गया है 2, आपको देना पड़ेगा 30। और थोड़ा मार पिटाई वाला धंधा कम है इसलिए चल जाता है, यहाँ तो धीरे तुरते लग जाएगा, रुक तो रहा आज तो हम बता ही देते हैं। तब वही अब क्या लिखना है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख ही दिए, ई लिख ही दिया, ठीक है। अगले दिन बताएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।